हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है स्टूडेंट करियर में। जी हाँ, आपने सही देखा, एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आरआरबी, एसएससी और बैंकिंग सभी एग्ज़ामों के लिए। और जीएस हमारे लिए एक ऐसा फैक्टर रहता है जो हमारे सभी एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होते हैं। और जीएस से आपको 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आराम से मिलेंगे। और जीएस जो है हमारे एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के नज़रिए से काफ़ी ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसको बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं आज हम लोग फर्स्ट की क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चल देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं ए रदरफोर्ड, बी डॉल्टन, सी चैडविक और डी बोर। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले खुद से ही क्वेश्चन को डील कीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए हमें। इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, बी डॉल्टन। और इनके बारे में कुछ जानते हैं। जॉन डॉल्टन इनका पूरा नाम है, डॉल्टन का जॉन डॉल्टन। और इन्होंने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परमाणु सिद्धांत में कुछ अति सूक्ष्म कण होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये पूछे भी जाते हैं। 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों कण जो होते हैं काफ़ी प्रमुख होते हैं परमाणु सिद्धांत में। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जॉन डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत को कब पारित किया था, तो 1803 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है, ए ऊपरी सतह से, बी सबसे निचले सतह से, सी बदलती रहती है और डी मध्य से सतह से। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों, ये सीरीज हम लोग डेली रखते हैं, तो आप डेली वीडियो देख सकते हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए सहायक सिद्ध होगा। तो इसका गेस कीजिए आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, सबसे निचली सतह से। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह का वातावरण जो होता है, ऊपर का जो सतह होता है वो काफ़ी संघनित होता है और सूर्य में आने वाली किरण जो होता है वो परावर्तित नहीं हो पाती है और वातावरण गर्म हो जाता है, जिसके कारण ग्लेशियर जो होता है सबसे निचली सतह से पिघलना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मायोसिन प्रोटीन पाए जाती है, ए बल में, बी दूध में, सी पेशी में और डी मक्का में। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। मायोसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन बता दो दोस्तों, सी पेशी में पाई जाती है। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। मायोसिन प्रोटीन जो होते हैं ये प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। और इनके बारे में, ये वे प्रोटीन हैं सरल प्रोटीन जो एनिमो अम्ल से बने होते हैं। सिंपल है, एनिमो अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपको हो जाएगा नींबू, संतरे इत्यादि में। और संयोजी ये वैसे होते हैं संयोजी प्रोटीन जो अतिरिक्त किसी अणु मतलब दूसरे में भी पाए जाते हैं। और ये व्युत्पन्न प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। ये प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटक होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब होता है, बताइए दोस्तों। जो स्वस्थ मनुष्य है, हेल्दी मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है। ए 120/60,
बी 120/80, सी 80/120, डी 60/120। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। सामान्य मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है? हेल्दी मनुष्य में कितना रक्तदाब होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बी 120/80। और इनके बारे में कुछ जानते हैं। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाले दाब को रुधिर दाब कहते हैं हम लोग। जो हमारा हृदय का संकुचन होता है उससे जो पड़ता है दाब, उसे हम लोग रुधिर दाब भी कहते हैं। और स्वस्थ मनुष्य में 120/80 बार ये दाब होता है। और रुधिर जो होता है, ब्लड प्रेशर मापने वाला एक यंत्र का नाम यहाँ बताया गया है, एस्क्नोमोनोमीटर। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र कौन सा है या मापन कौन सा है, तो यहाँ आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पायरोमीटर है सौर विकिरण को मापने का यंत्र, बी प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र, सी ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र, और डी वर्षा को मापने वाला यंत्र। बताइए पायरोमीटर किसको मापने वाला यंत्र है? पायरोमीटर किसको मापता है? तो मैं बता दूं इसका सही आंसर आपको। आप लोग पहले दोस्तों खुद से गेस कीजिए और इसका सही आंसर लगाइए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र। और इनके बारे में कुछ जानते हैं। रेडियो के इस यंत्र की उपयोगिता विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। और जो इसमें होता है एडिस्कोप, इसका उपयोग चित्र के पर्दों को परीक्षण के लिए किया जाता है। मतलब चित्र को पर्दे पर जो भी दर्शाया जाता है उसको परीक्षण करने के लिए। गैल्वेनोमीटर, ये जो होता है पानी की सतह पर तेल को ज्ञात करने, मतलब पानी की सतह पे अगर तेल है तो उसको ज्ञात किया जाता है। एक्टियोमीटर, यह जो होता है किरणों की तीव्रता को निर्धारित करता है कि किरण कितना तेज जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि किरणों की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको हो जाएगा एक्टोमीटर। और गैल्वेनोमीटर पानी की सतह पर तेल को मापने वाला। तो काफ़ी ये क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए हम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? ए 65 मीटर, बी 165 मीटर, सी 265 मीटर, और डी 365 मीटर। तो बताइए दोस्तों हम लोग कितना ऊंचा जाएंगे जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटने लगेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग पहले गेस कीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी 165 मीटर। हम जब ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घटने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। समय के अंतर के बारे में एक ना एक क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, तो आप लोग गेस कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, ए कोई अंतर नहीं, बी 1 घंटा, सी 2 घंटा, और डी 15 घंटा। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। पृथ्वी के पर दोनों स्थानों का अनुदैर्ध्य 15 डिग्री है, तो कितना होगा इसका अंतर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी 1 घंटा का अंतर हो जाता है 15 डिग्री के बराबर।
और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। संपूर्ण पृथ्वी को 24 घंटे देशांतरण में बांटा गया, मतलब 24 देशांतर क्षेत्रों में बांट दिया गया और प्रत्येक जोन जो है 15 डिग्री के बराबर होता है। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपको कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने भागों देशांतर में बांटा गया है, तो 24 होगा वो, और प्रत्येक जोन जो है 15 डिग्री के बराबर होता है। और 12वें जोन जो होता है 120 डिग्री मरणोत्तर रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में बांटा गया है, और 180 डिग्री देशांतर जो होता है 1884 ईस्वी में वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का इनको प्रमाण दिया गया था। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब घोषित किया गया, तो वो हो जाएगा आपको 1884 ईस्वी में। और ये जो होता है यह प्रशांत महासागर से लेकर मध्य दक्षिणी ओर तक टेढ़ी मेढ़ी करके फैली है। आप जब मैप देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है जो प्रशांत महासागर से फैले। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 24 देशांतर भागों में पूरे संपूर्ण पृथ्वी को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? ए तांबा, बी ग्रेफाइट, सी कैडमियम, डी जस्ता। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। एनोड में क्या होता है? शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी जस्ता। और मैं आपके इसके बारे में कुछ बता दूं दोस्तों। जस्ता जो होता है विद्युत अपघट्य सेल का एक अपघटन होता है, उदाहरण होता है, और इसके फलस्वरूप शुष्क सेल की अवस्था बने रहते हैं। और इसमें जो होता है दोस्तों काफ़ी जस्ते का बर्तन होता है और जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड, नौसार कार्बन डाइऑक्साइड और मिश्रण का मात्रा भरपूर मात्रा में रहता है। और ऑक्साइड इसके बीच का कार्बन जो कि छड़ जो होता है एनोड का कार्य करता है। तो आप जब दोस्तों बता दूं आपको, इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में बैटरी को देख भी सकते हैं कि जब आप बैटरी के बीच में देखिएगा तो एक लंबा सा एनोड एक लाइन मतलब कि डंडे टाइप का दिया रहता है जो कि मैग्नीज का बना रहता है वो, और कार्बन की छड़ रहता है। कार्बन उसके अंदर भरा रहता है काफ़ी मात्रा में। छोटे से बैटरी का अभी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थायरोसिस, बी न्यूमोनिया, सी हीमोफीलिया, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। दोस्तों सबसे पहले गेस कीजिए कि इसका सही आंसर आप क्या बताएंगे होगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, नॉर्मल रहता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में रक्त का कभी भी थक्का नहीं बनता है। और इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। मनुष्य का लिंग संलग्न जैसे होता है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गंजापन, ये सब में आपको रक्त का थक्का नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, गंजापन में दोस्तों रक्त कभी एक साथ नहीं होते हैं। और हीमोफीलिया में व्यक्ति को चोट लगने की पर आधा घंटा में 24 घंटे के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता। मतलब आपको हीमोफीलिया में आपको टाइम मिलेगा 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और यह इस रोग का वाहक स्त्रियां होती है। ये जो होते हैं अक्सर स्त्रियां में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित ग्रहों को उसके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही सही लिखिए। ए वरुण, 2 नंबर है आपको बृहस्पति, सी शनि, और डी मंगल। इसको अवरोही क्रम में आप लोग सचाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपके सामने 2 3 1 4, और दूसरा है 4 2 3 1, और तीसरा है
2 3 1 4 1, और चौथा है 3 2 1 4। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको दोस्तों काफ़ी एग्ज़ाम में मिलेंगे, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के, सीजीएल के एग्ज़ाम में आते हैं, जो आपको कोड दे दिया जाएगा और आरोही या अवरोही में सजाने के लिए बोला जाएगा, या सही क्रम में सजाइए। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसको बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डी, 3 2 1 4। और इसके बारे में जानते हैं, कुछ ग्रह और उपग्रह के बारे में जान लेते हैं ताकि हमारे काम आ सके। बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी एक है जिसका नाम चंद्रमा है, पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है। मंगल को 2 अपना उपग्रह है, बृहस्पति को 67 है, शनि को 64 है, यूरेनस मतलब अरुण को 27 है, और नेपच्यून मतलब वरुण को 14 है। इसमें एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह को है? तो यहाँ आप आंसर लगा सकते हैं बृहस्पति को सबसे ज़्यादा उपग्रह, जो कि 67 है दोस्तों। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे शनि को कितना उपग्रह है? इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आएंगे अक्सर आपको, तो वो 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चेचक के टीके का आविष्कार किया था? ए प्रिस्टले, बी रेफ्टिन, और सी एडवर्ड जेनर, और डी लायड। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इस टाइप के बताएं क्वेश्चन आपको आएंगे आविष्कार के बारे में, और जो प्रमुख टीके हैं उसके बारे में बताया जाएगा, जैसे पोलियो, चेचक। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों आप लोग पहले। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी एडवर्ड जेनर। और उसके बारे में जानते हैं, चेचक टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, और टीबी के बैक्टीरिया का रॉबर्ट कोच, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टीबी के बैक्टीरिया का वैक्सीन का आविष्कार के, पोलियो का जॉन ई साल्क, और गर्भ निरोधक गोलियां जो लेडीज लोग के लिए होते हैं वो पिनकस ने किया था, और विटामिन का फंक। ये पांचों जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसका क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा, और डी ब्लड प्लेटलेट सेल। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों आप लोग, कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आरबीसी। आरबीसी जो है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। और इसके बारे में जानते हैं, मनुष्य में स्थित लाल रुधिर जो कोशिकाएं होते हैं वो 7 से 8 म्यू एम होते हैं, और ये किनारों के पास मोटाई 2 म्यू एम हो जाते हैं। और लाल कोशिकाएं जो होते हैं ऑक्सीजन को फेफड़े तक उत्तक तक ले जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन को मतलब फेफड़े तक ले जाने का काम कौन करते हैं? लाल रुधिर कोशिकाएं। और लाल रुधिर कोशिकाएं जो होते हैं मुख्यतः उत्तकों और फेफड़े के कार्बन डाइऑक्साइड से भी ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अत्र ज्वर किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, कवक के कारण, और एलर्जी के कारण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। अत्र ज्वर किसके कारण होता है? अनंत ज्वर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपको बी जीवाणु के कारण होता है। और इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। यह रोग जो होता है सैल्मोनेला मोती जरा के टाइफाइड नामक जीवाणु से होता है, और यह एक संक्रामक रोग है जो कि फैलता है, और यह रोगी को इसमें आने के बाद तेज बुखार,
शरीर पे दाने निकलना, होठ, जीवा, पपड़ी आ जाना, उस पर रक्त का स्राव और कब्ज की शिकायत। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? बताइए दोस्तों। हमारे जो हृदय है, हार्ट बीट, उसको 1 मिनट में कंप्लीट कितना समय लगेगा धड़कने के लिए एक बार? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, 1 सेकेंड। और इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो होता है विराम अवस्था में, मतलब हेल्दी मनुष्य का जो विराम अवस्था में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो वो हो जाएगा आपको 72 बार। और कड़ी मेहनत या आप कसरत कर रहे हैं तो वो 180 बार हो जाता है। या आप दौड़ रहे हैं तो उस टाइम आपका हार्ट बीट 180 बार हो जाता है। और हृदय का एक धड़कन लगभग 70 बार मिमी रुधिर पंप करता है, मतलब पंप एक बार धड़कने के लिए आपको 70 मिलीमीटर पंप करके तब धड़कता है। और रुधिर को स्ट्रोक आयतन भी कहते हैं। स्ट्रोक कहते हैं हम लोग, जो पंप को स्ट्रोक भी कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, जल एवं सूर्य प्रकाश, सी, क्लोरोफिल और डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कच्चा सामान कौन कौन सा लगता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपको डी, उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हमारे पादप स्वदेशी होते हैं और पादप सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की उपयोगिता से ये अपना खाना बनाते हैं। और जितना भी हरे पादप होते हैं वो खुद से अपना भोजन करते हैं। और इसमें सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सारे महत्वपूर्ण होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काफ़ी ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर वो स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।